हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी विलियम वर्ड्सवर्थ के एमसीक्यूज़ की सीरीज चल रही है और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं लिटरेचर के हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जैसे आप जानते ही हैं अपकमिंग एग्ज़ाम्स के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो या फिर DSSS की बात हो या फिर EMRS के एग्ज़ाम हो, सभी में वर्ड्सवर्थ एक इम्पॉर्टेंट राइटर है। इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, PYQs हैं या फिर जितने भी मतलब लास्ट ईयर पूछे गए लिटरेचर के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस हैं, सभी को मैंने इसमें शामिल किया है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इनके वर्क से बनते हैं वो सब रिलेटेड है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसकी अभी 4 वीडियोस हो चुकी हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। इससे पहले मैंने विलियम शेक्सपियर के MCQs कराए हैं, उन्हें भी आपको देखना है चैनल पे। प्लस उसके बाद में जैसे हम EMRS का जो सिलेबस है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम सीरीज़ कर रहे हैं। तो हमने पहले विलियम शेक्सपियर के MCQs को किया, उसके बाद PB शैले, अभी हमारे रोमांटिक एज के राइटर्स चल रहे हैं, तो अब इसके बाद ये वर्ड्सवर्थ की बारी है। अब वर्ड्सवर्थ के MCQs हम कर रहे हैं। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हुज रिमार्क इज दिस। ये रिमार्क किसका है कि क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिसीज। गोथ, आर्नोल्ड, शेक्सपियर या फिर सैम्पसन? किसका स्टेटमेंट है ये? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, it is said by Goethe. Option number A is the correct answer. Now moving to the next question. Who criticized Wordsworth for not practicing his own theory in his own poem? कौन वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज करता है, किसके लिए? कि फॉर नॉट प्रैक्टिसाइजिंग हिज ऑन थ्योरी इन हिज ऑन पोएम्स, कि अपनी खुद की पोएम में अपनी खुद की जो थ्योरी है उसको वो यूज़ नहीं करते हैं। ये ऐसा क्रिटिसिज्म किसने किया है वर्ड्सवर्थ का? ऑप्शंस हैं FR लेविस, आर्नोल्ड, यीट्स, TS एलियट। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? FR लेविस, आर्नोल्ड, यीट्स या फिर TS एलियट। Who criticized Wordsworth? What should be the correct answer? Yes, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है TS एलियट। ठीक है, एलियट की ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखनी है कि ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ को क्या कहकर? फॉर नॉट प्रैक्टिसाइजिंग हिज ऑन थ्योरी इन हिज ऑन पोएम्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Third is, there neither is not can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Who said? ये statement किसकी है? There neither is not can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Options are Wordsworth, Coleridge, Lamb या फिर Arnold. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? यस, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। आप चाहो तो उन्हें एक प्रॉपर पेपर पे पॉइंटर्स के रूप में लिख सकते हो, जिससे कि वो एक ही जगह कंबाइनली लिखी रहें और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज, आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस। हु सेड? ये कौन कहता है? आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस। Options are Shelley, Keats, Wordsworth, Milton. What should be the right answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्या है आंसर इसका? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट भी किसकी है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, We are selfish men. Oh, raise us up, return to us again. These lines appear in. ये जो लाइन्स हैं वो
कौन से वर्क में हमें देखने को मिलती हैं? वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन. Options are to Shakespeare, to Milton, to Ben Jonson, to Keats. Which is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? टू मिल्टन. क्योंकि ऐसे तो और कोई वर्क ही नहीं है. टू शेक्सपियर, टू बेन जॉनसन, टू कीट्स. वर्ड्सवर्थ का कौन सा वर्क है? विलियम वर्ड्सवर्थ का ये है टू मिल्टन. इन्होंने मिल्टन की डेथ पे एक एलेजी लिखी है, ठीक है, वो है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी. Where do these lines appear? ये लाइन्स हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये वाली लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से है? ऑप्शंस आर सॉलिटरी रीपर, टेबल्स टर्न, लूसी ग्रे या फिर टू अ स्काईलार्क. क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी. सोचिए, आंसर कीजिए. What should be the correct answer? आई थिंक ये लाइंस जो हैं वो ऑप्शंस में से किसी भी उसकी नहीं है, क्योंकि ये लाइंस जो ली गई हैं ये डैफोडिल से ली गई हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. ये लाइंस हैं डैफोडिल्स पोएम की. ठीक, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं होगा. इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डैफोडिल्स. ठीक है, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम डैफोडिल्स. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवंथ इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ Wordsworth's work is. Options are inspired, pirated, uninspired या फिर unpirated. वर्ड्सवर्थ के वर्क्स का एक बड़ा लार्ज पोर्शन क्या करता है? इंस्पायर्ड है, पायरेटेड है, अनइंस्पायर्ड वर्क है या फिर अनपायरेटेड है. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है अनइंस्पायर्ड. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अनइंस्पायर्ड. नेक्स्ट इज 8th, द चार्ज ऑफ ट्राइबलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ. बताइए, किसके वर्क्स के अगेंस्ट चार्ज लगा है ट्राइबलिटी का? ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, कॉलिस्ट, साउदी, टेनिसन. क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? द चार्ज ऑफ ट्राइबलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, विलियम वर्ड्सवर्थ. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट इज Wordsworth was hardly a man, but a wandering spirit with strange adventures and no end to them. Who said? बताइए, who said about Wordsworth these lines? Options are Milton, Lamb, Coleridge, Shelley. What should be the correct answer? Wordsworth was hardly a man, but a wandering spirit with strange adventures and no end to them. Who is the speaker here? Yes, this is said by Shelley.
ध्यान रखना है, पीबी शैले। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, यस, क्वेश्चन 10। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? ऑप्शंस आर लोवेल, सैम्पसन, कॉम्पटन रिकेट, कॉलरिज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है बताइए? द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। यस, इट इज सेड बाय लोवेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोवेल के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट इज, वेट अ मिनट, यस, क्वेश्चन नंबर 11। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल? वर्ड्सवर्थ के ग्रेट आइडियल कौन थे, जिनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए या जिनका प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा पड़ा? ऑप्शंस हैं मिल्टन, शेक्सपियर, गॉडविन, कीट्स। बताइए, हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडियल? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? देखिए, यहाँ पे इनके एक आदर्श पूछे जा रहे हैं, ग्रेट आइडियल के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो नाम है आंसर की के अकॉर्डिंग, यहाँ पे नाम है मिल्टन का। ठीक है, मिल्टन की डेथ का भी इन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, इन्होंने वर्क भी लिखा है उसके ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ही इज द आइडियल वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 इज वर्ड्सवर्थ बेस्ट वर्क was done between the year of 1798 and 1808 when he was under the influence of। वर्ड्सवर्थ के जो बेस्ट वर्क हैं वो पब्लिश होते हैं कौन कौन से ईयर के बीच में? 1798 से लेकर 1808 तक। when he was under the influence of, उस समय पर ये किसके इन्फ्लुएंस में थे? ऑप्शंस हैं शैली, गॉडविन, एडवर्ड, कीट्स। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, यहां पर भी वो करेक्ट ऑप्शन नहीं गिवन है, तो हम इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ई लिखिए आप, कॉलरिज। इनका नाम और शामिल कर लेते हैं। बताइए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? शैले, गॉडविन, एडवर्ड, कीट्स, कॉलरिज। तो अगर हम पर्टिकुलर ईयर की बात करें, 1798 में क्या पब्लिश होता है? इनका एक बहुत ही फेमस वर्क, लिरिकल बैलेड्स। ठीक है, और लिरिकल बैलेड्स में किसके कोलैबोरेशन में इन्होंने वर्क लिखा था? एस.टी. कॉलरिज के। एस.टी. कॉलरिज की भी 4 पोएम्स इसमें इंक्लूडेड हैं, दोनों ने मिलकर ये वर्क लिखा, पब्लिश कराया था। ठीक है, तो अगर हम ईयर वाइज भी देखते हैं तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस हो रहा है वर्ड्सवर्थ पे, वो किसका हो रहा है? कॉलरिज का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर, एस.टी. कॉलरिज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 is Coleridge probably met Wordsworth in Bristol in August 1795 and first visited the Wordsworth at Racedown in June। तो किस ईयर में पहली बार विजिटेड किया था वर्ड्सवर्थ को? एट रेसडाउन। जून का मंथ था, लेकिन ईयर यहाँ पे पूछा जा रहा है। और पहली बार कॉलेज कब मिले थे वर्ड्सवर्थ से? इन ब्रिस्टॉल। ब्रिस्टॉल में मिलते हैं अगस्त 1795 में। ऑप्शंस आर 1797, 98, 99 या फिर 1800। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 95 में मीटिंग होती है इनकी और पहली बार विजिट करते हैं एस.टी. कॉलेज रेसडाउन में, जून में वर्ड्सवर्थ से मिलने जाते हैं। किस ईयर में? यस, द ईयर वाज 1797। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1797। Next is the prelude undoubtedly places Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, finally Wordsworth the high priest of nature. Whose opinion is this? बताइए, ये ओपिनियन किसका है कि वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है प्रिल्यूड, उसने वर्ड्सवर्थ को इतने सारे टाइटल दिलवाए?
क्या क्या टाइटल? वर्ड्सवर्थ द रेवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर. तो these are titles given by Prelude. Who think about this? Whose opinion is this? Options are प्रोफेसर हर्बर्ट रीड, प्रोफेसर सैमसन, कॉम्पटन रिकेट या फिर साउदी. What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज प्रोफेसर हर्बर्ट रीड. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 15 is we are led asleep in body and become a living soul. Where do these lines appear? अब ये जो लाइन्स हैं वो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से हैं? We are led asleep in body and become a living soul. Options are Ode on Intimation of Immortality, Solitary Reaper, Tintin Abbey, Lyrical Ballads. बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसमें से एक एल कट कर देते हैं. लिरिकल बैलेंस. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम विच पोएम? वी आर लेड asleep in body and become a living soul. सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम टिंटन एबी. ठीक है, ये ध्यान रखना है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टिंटन एबे. इससे ये लाइन्स ली गई हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए 16 इज एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर. आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग. हु सेड? ये स्टेटमेंट किसकी है कि एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर? हर एक महान जो पोएट होता है वो एक अध्यापक होता है, एक टीचर होता है. आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग. और वो अपने आप को भी कंसिडर कैसे करवा रहे हैं कि मुझे भी कंसिडर किया जाए, मेरी भी इच्छा है मुझे भी कंसिडर किया जाए एज अ टीचर और एज नथिंग, या फिर कुछ भी नहीं. हु सेड? ऑप्शंस आर आर्नोल्ड, शैली, कीट्स, मिल्टन. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ई लिख लीजिए, वर्ड्सवर्थ. बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ. ठीक है, ये स्टेटमेंट विलियम वर्ड्सवर्थ की है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 17 is who points out the Wordsworth had not stayed out of the Lake District and so never had chance coming across nature. Red in Toothclaw. Options are Aldous Huxley, Ruskin, Arnold, Shelley. यहाँ पे पूछा जा रहा है हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ. कौन पॉइंट आउट कर रहा है कि वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लॉ. बताइए, वर्ड्सवर्थ को पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जो हैं हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं रुक पाए एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग अक्रॉस नेचर. इसलिए उन्हें चांस ही नहीं मिला कि वो नेचर से बाहर कुछ सोच सकें. रेड इन टूथ क्लॉ. ऑप्शंस आर आल्डोस हक्सले, रस्किन, आर्नोल्ड, शैले. व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है आल्डोस हक्सले. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर.
Moving to the next question. 18 is who calls Wordsworth a moral eunuch? A moral eunuch. किसने वर्ड्सवर्थ को एक मोरल यूनिच कहा है? ऑप्शंस आर शैले, मिल्टन, टेनिसन, कॉलिस्ट. Who is the speaker here? A moral eunuch. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इट इज सेड बाय पीबी शैली. ठीक है, ध्यान में रखना है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 19 इज व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कई सारी चीज़ें वर्ड्सवर्थ के विषय में कही हैं, बहुत सारे फेमस स्टेटमेंट्स हैं इनके. तो एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा वर्ड्सवर्थ को? अ लॉस्ट लीडर, अ मोरल यूनिच. तो मोरल यूनिच तो आप क्लियर कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में. ये किसने कहा है? पीबी शैले ने. तो एक ऑप्शन तो पहले ही कट कर सकते हो. बाकी 3 ऑप्शन में से देखते हैं. अ लॉस्ट लीडर, फेथलेस, अ ग्रेट लीडर. तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, क्या कहा है? आ लॉस्ट लीडर. इन्होंने अपना एक वर्क भी लिखा है जिस वर्क का नाम यही है, आ लॉस्ट लीडर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री? किसने वर्ड्सवर्थ को ये कहकर प्रेज किया है? वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री. ऑप्शंस आर आर्नोल्ड, मिल्टन, टेनिसन, कॉलिस्ट. बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इट इज सेड बाय आर्नोल्ड. ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा ये कहा गया है. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 21 is who calls Wordsworth a mountain the most massive in the lofty range which is called the romantic revival? किसने वर्ड्सवर्थ के लिए ये कहा है? A mountain the most massive in that lofty range which is called the romantic revival. Options are John Crowe Ransom, Samson, Rickett, J.C. Smith. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, इट इज सेड बाय J.C. Smith. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, J.C. Smith. Moving to the next question. 22 is who calls Wordsworth one of the giants of English poetry? किसने वर्ड्सवर्थ को कहा है वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री? बताइए. ऑप्शंस आर जॉन क्रो रैंसम, सैमसन, कॉम्पटन रिकेट, डॉक्टर जॉनसन. बताइए यहाँ पर स्पीकर कौन है? सोचिए, आंसर कीजिए. वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री. इट इज सेड बाय इट इज सेड बाय जॉन क्रो रैंसम. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd. द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी. दिस लाइन इज फ्रॉम. ये जो लाइन है वो वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से है? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी. ऑप्शंस आर टिंटन एबी, प्रिल्यूड, इमोर्टैलिटी ओड या फिर टू मिल्टन. दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम विच पोएम?
सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर वो है टिंटन एबी। ठीक है, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम टिंटन एबी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, टिंटन एबी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 is a 6 years darling of a pygmy size. To whom is Wordsworth referring? यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ किसको रेफर करते हुए ये कह रहे हैं a 6 years darling of a pygmy size? ऑप्शंस आर वर्ड्सवर्थ डॉटर, वर्ड्सवर्थ आई थिंक 2 बार ये रिपीट हो गया, यहाँ पे सिस्टर कर लीजिए, वर्ड्सवर्थ डॉटर, डोराथीज डॉटर, या फिर कॉलेज्ड चाइल्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो इनमें से किसके विषय में ये कह रहे हैं a 6 years darling of a pygmy size? अपनी खुद की बेटी के विषय में, डोरोथी की बेटी के विषय में, या फिर कॉलेज्ड के बच्चे के विषय में? सोचिए, आंसर कीजिए। किसके विषय में वर्ड्सवर्थ ये रेफर करते हैं ये लाइन a 6 years darling of a pygmy size? What should be the right answer? Yes, it is said by Wordsworth to colleged child. Option number C is the correct answer. कॉलेज के बच्चे के लिए ये कहा जाता है। नेक्स्ट इज 25 प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइन्स कहाँ से हैं? प्रेज टू द एंड थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइन टू एम्प्लॉय। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रिल्यूड बुक 1, प्रिल्यूड बुक 2, प्रिल्यूड बुक 3, और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रिल्यूड बुक 4। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Praise of the end thanks to the means which nature designed to employ. These lines are taken from Prelude book 1. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्रिल्यूड की जो बुक 1 है उसी से है ये। नेक्स्ट इज डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। दीज लाइन्स अपीयर्स इन, ये लाइन हमें कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? वर्ड्सवर्थ की किस पोएम से ये लाइन्स हैं? डस्ट वी आर द इमोर्टल स्पिरिट ग्रोज लाइक हार्मनी इन म्यूजिक। ऑप्शंस आर इमोर्टैलिटी और प्रिल्यूड बुक 1, प्रिल्यूड बुक 2, या फिर टिंटन एबी। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? Yes, these lines are taken from Prelude book 1. Option number A is the correct answer. Prelude की book 1 से ही है ये भी। Now moving to the next question. यहाँ पे क्या हो गया? 26 में ऑप्शन नंबर B is the right answer. ठीक है, Prelude book 1. Moving to the next. 27. It was an act of stealth, the troubled pleasure. This is about an episode in Prelude. Which episode? यहाँ पे प्रिल्यूड के एक एपिसोड के विषय में ये कहा गया इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर। तो यहाँ पे कौन से एपिसोड की बात हो रही है? बोटिंग एपिसोड, रिवर एपिसोड, रिंग एपिसोड, या सर्कल एपिसोड? बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ एंड ट्रबल्ड प्लेजर। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा बोटिंग एपिसोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए, द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड अपीयर्ड इन। तो वर्ड्सवर्थ का वर्क जो है द प्रिल्यूड, इसका फाइनल वर्जन कब आता है? ऑप्शंस आर 1798, 1806, 1850 या फिर 1860। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, इसमें हमने एक चीज़ की और चर्चा की थी कि जो द प्रिल्यूड है इसका सबटाइटल क्या है। ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। वो क्या था? ग्रोथ ऑफ आ पोएट्स माइंड। ठीक है, ये तो है इसका सब टाइटल। एक चीज और, ये क्या है? एक मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो लिखा गया है ब्लैंक वर्स में वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कभी फिनिश्ड नहीं हो पाया। विच वर्ड्सवर्थ नेवर फिनिश्ड। इस वर्क को वर्ड्सवर्थ ने कभी कंप्लीट नहीं किया। द प्रिल्यूड इज एन एक्सट्रीमली पर्सनल एंड रिवीलिंग वर्क। ये भी ध्यान रखना है, बहुत ही पर्सनल वे पे जाके, या कह लीजिए कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी ओन लाइफ के बारे में कंप्लीट चर्चा की है यहाँ पर, ऑन द डिटेल ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। ठीक, और एक चीज़ और, ये जो पब्लिश होता है वो पॉस्टमसली पब्लिश होता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की मृत्यु जो 1850 में होती है उसके बाद पब्लिश होता है जो फाइनल वर्जन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1850। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट अ मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल 29, द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। तो लीच गैदरर जो वर्क है उसके जो कैरेक्टर हैं वो अपीयर होते हैं, वो किस और वर्क में देखने को मिलते हैं? द रिक्लूज में, प्रिल्यूड बुक 1 में, लाउडामिया में, या फिर रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में। सोचिए, आंसर कीजिए। द कैरेक्टर ऑफ द लीच गैदरर अपीयर्स इन। देखिए, ये दोनों टाइटल जो हैं वो एक ही वर्क के हैं, लीच गैदरर या फिर दूसरा टाइटल ये है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इट इज अ लिरिकल पोएम ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, composed in 1802 and published in, देखो कंपोज की गई थी, लिखी गई थी 1802 में, लेकिन पब्लिश होती है 1807 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 लास्ट क्वेश्चन इज, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड मेक्स एन असर्शन दैट। यहाँ पे जो ये लाइन थी वर्ड्सवर्थ की, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है द पोएट ट्रेवल्ड विद द क्लाउड, क्या ये मीनिंग है पोएट का? सेकेंड है द पोएट मूव्ड एमलेसली विद द क्लाउड। नेक्स्ट इज बोथ द पोएट एंड द क्लाउड वर लॉनली, या फिर द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज द क्लाउड। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। तो जैसा कि आप पढ़ के भी समझ पा रहे होगे, इसका अर्थ निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यस, द पोएट मूव्ड एज एमलेसली एज क्लाउड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और आगे भी हम इसी तरीके से अपनी कंटिन्यूएशन में वीडियो की प्रैक्टिस या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे और आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चलती रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू।